हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है शांतनु और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूँ। जो लोग भी हमारे इस करंट अफेयर्स के वीडियो का लिंक चाहते हैं या मेरे जो वीडियोज़ बनते हैं उसका PDF चाहते हैं, वो टेलीग्राम पर हमारा ये जो ग्रुप है सरदार पटेल आश्रम, इसको ज्वाइन ज़रूर करें। दोस्तों आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि राजस्थान में एक झील है सांभर झील। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि कितने ज़िले में सांभर झील का विस्तार है। तो राजस्थान में जो सांभर झील है उसमें हजारों प्रवासी पक्षी मतलब दोस्तों जो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं वो आती हैं, उनकी मौत हो गई। तो एक साथ इतनी तादाद में पक्षियों का जो मरना था उससे काफ़ी चिंताजनक माहौल हो गया और इस पे काफ़ी बाद में रिसर्च भी हुए कि ये क्यों हुआ। तो दोस्तों जब बाद में पता लगा कि ये प्राथमिक जो रिपोर्ट्स आई उनके अनुसार जब ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि एवियन बॉटुलिज्म करके एक बीमारी है जो इन पक्षियों में हो गई और फिर वो एक के बाद दूसरे पक्षी संक्रमित होते चले गए। तो कुल संख्या जो मरने वाली पक्षियों की थी राजस्थान में वो 10,000 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी संख्या है और मैं आपको दिखा दूं कि ये सांभर झील है और यहाँ पर ये जो है इंसिडेंट हुआ है। ये देखिए आप सांभर झील, और सांभर झील में ये हुआ है तो 10,000 पक्षी जो है इसमें उनकी मृत्यु हुई है। और ख़ास बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि बीमारी का नाम क्या था, वो एवियन बॉटुलिज्म था। आप एक बार इस बीमारी के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिएगा। तो जो ये सांभर झील है ये देश के खारे पानी की झील है। और दोस्तों ये जो रामसर साइट है, रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें कुछ साइट्स को चयनित किया गया था पूरे विश्व से उनके संरक्षण के लिए। तो उसी में से एक है हमारे यहाँ की सांभर झील। और यहाँ पर दोस्तों जो फरवरी का जो मंथ होता है वहाँ पर उत्तरी एशिया और साइबेरिया से हज़ारों की संख्या में फ्लैमिंगोज आती हैं सांभर झील में। तो काफ़ी आती हैं फ़ैब के मंथ में। वैसे तो भरतपुर में जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर आती है, लेकिन सांभर झील में भी काफ़ी पक्षी आते हैं। अगला दोस्तों न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी हमारी इस संस्थान के बारे में दे दूं। दोस्तों हमारी इस संस्थान का नाम है सरदार पटेल आश्रम, जहां पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी कराते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स की जिनका विवरण दे रखा है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल नाममात्र शुल्क पर आप लोगों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या हमारी इस संस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए आप एक बार ये भी देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुला। तो ये मैं आपको बता दूं कि रलावता सीकर में प्रदेश का यानी स्टेट का जो फर्स्ट डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो वो जो खुला है वो रलावता सीकर में है। ये आप देख सकते हैं। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के रलावता गांव, रलावता बेसिकली एक गांव है सीकर में, वहाँ पर खुला है। इंस्टीट्यूट खोलने से सेना में जाने वाले जो युवा हैं उनको करियर सहित अनेक जानकारियां यहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। और करियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह सेंटर मोहाली की तर्ज पर, यानी मोहाली में भी ऑलरेडी एक है, उसी की तर्ज पर ये खोला गया है। अगला दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये महाराव जो सीकर ज़िले के रलावता गांव में ये जो करियर इंस्टीट्यूट बना है, इसका जो नाम है वो शेखा जी के नाम पर रखा गया है, यानी महाराव शेखा जी नाम से इसका नामकरण होगा। शेखा जी के नाम से इसलिए भी रखा गया है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शेखावटी का क्षेत्र है ये शेखा जी ने बसाया था। अगला हम लोग न्यूज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 का। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको हम हिंदी में भारत नव प्रवर्तन सूचकांक भी कहते हैं। ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये देखिए आप, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और राजस्थान को इस सूचकांक में यानी इस इंडेक्स में 8th पोजीशन मिली है। ये आपसे पक्का पूछा जा सकता है दोस्तों, राजस्थान को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे फायदे क्या होते हैं दोस्तों कि निवेश आकर्षित करने में राजस्थान को इस वर्ष 8वां स्थान, यानी ये इस तरीके से बताता है कि जो राजस्थान में निवेश को लेके या नव प्रवर्तन को लेके यानी इनोवेशन को लेके जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या रैंकिंग है। तो राजस्थान की 8th पोजीशन है, जबकि पिछले साल राजस्थान की इसी इंडेक्स में 7th पोजीशन थी। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और
ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो कर्नाटका जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है इस इंडेक्स में। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनोवेशन के आधार पर की गई रैंकिंग में राजस्थान का 13वां स्थान है। लेकिन निवेश, अगर आपसे पूछ ले कि निवेश के आधार पर, यानी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करा राजस्थान ने, उसमें राजस्थान की रैंकिंग 8th है। यानी इस इंडेक्स के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, लेकिन इनोवेशन के मामले में राजस्थान की रैंकिंग 13 है। और भारत नवप्रवर्तन सूचकांक के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक के अनुसार ही ये तैयार किया जाता है। इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नई खोज को लेकर माहौल पर किए गए कार्यों पर गौर किया जाता है कि कैसा उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है, या जो है इनोवेशन से रिलेटेड क्या क्या राज्य सरकार ने कदम उठाए, इन पर चर्चा होती है। इससे नीति निर्माताओं यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है और नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने में भी मदद मिलती है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, जयपुर जोधपुर कोटा। देखिए, जयपुर जोधपुर कोटा में नगर निगम बनाया गया है, पर अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जयपुर जोधपुर और कोटा में तो ऑलरेडी नगर निगम है, ये तो बड़े नगर हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 नगर निगम बना दिए गए हैं, यानी कोटा में भी 2, जोधपुर में भी 2 और जयपुर में भी 2 नगर निगम। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे प्रशासनिक सुविधाओं के कारण या कार्यभार ज़्यादा हो जाता है जब किसी नगर निगम पे, तो उसको विभाजित कर दिया जाता है। विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में राजस्थान, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में एक नगर निगम के स्थान पर 2 नगर निगमों की व्यवस्था की गई है, तो जयपुर नगर निगम, जोधपुर और कोटा, इन तीनों को 2-2 भागों में बांटा गया है। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं कि अक्टूबर 2019 में राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया था, ठीक है। और इस फैसले से ये भी आप समझना होगा आपको कि हर नगर निगम में एक मेयर होता है, तो अब यानी इन शहरों में 2-2 मेयर होंगे। अगली चीज़ दोस्तों ये है कि जयपुर में ये जो नगर निगम होंगे इनके नाम क्या क्या होंगे, क्योंकि 2 हो गए हैं। पहले जो नाम था वो तो जयपुर नगर निगम था, अब नाम बदल के होगा। एक का नाम होगा हेरिटेज निगम, और जिसको आप ग्रेटर निगम भी बोलोगे, और ये जो है अब इसका जयपुर शहर, और एक जो है जो पुराना जो चला आ रहा था जो कि वो उसका नाम होगा। और जयपुर में अब जो है 250 वार्ड होंगे, जिसमें 100 वार्ड तो जो है हेरिटेज निगम के होंगे और 150 वार्ड जो है ग्रेटर निगम के होंगे। इनमें मतलब 2 नाम है दोस्तों, एक का नाम हेरिटेज है और एक का नाम है ग्रेटर निगम। तो दोनों में जो है दोनों में जो है एक में 100 वार्ड होंगे और एक में 150 वार्ड होंगे। अगला हम लोग देखते हैं, जोधपुर शहर को जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में बांटा गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा जोधपुर में बिल्कुल वार्ड एकदम बराबर बांटे गए हैं, 80-80 वार्ड बिल्कुल बराबर बांटे गए हैं। जबकि कोटा में भी 2 नगर निगम बताए गए हैं, कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण, लेकिन कोटा उत्तर में 70 वार्ड होंगे जबकि कोटा दक्षिण में 80 वार्ड होंगे। तो जोधपुर में ही देखना आपकी बराबर बांटा गया है। और राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि जो है ये जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर शहरों में ही नगर निगम है, नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। जबकि जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब 2-2 हो गए हैं। तो कुल नगर निगमों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है राजस्थान में, तो ये 10 हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इन 3 शहरों में क्योंकि 2-2 नगर निगम और बढ़ गए हैं, तो टोटल जो लोकल बॉडीज़ हैं, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी संख्या 193 से बढ़कर 196 हो गई है। ये आप याद रखिएगा। अगला है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड्स। ये उदयपुर शहर राजस्थान को मिला है। आगे इसको विस्तार में देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना हो रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी विकास के सार्वभौमिक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर उदयपुर स्मार्ट सिटी को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है, यानी इंटरनेशनली ये इसको रिकॉग्निशन मिला है। जो भी स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए जो भी एफर्ट्स हुए हैं उसको एक तरीके से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, और उस रिकॉग्निशन को इस अवार्ड के माध्यम से मतलब आपको बताया गया है। अगला है राजस्थान निकाय चुनाव, यानी जो अब हमारे यहाँ के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने थे 2019 के, हालांकि ये हुए नहीं है, स्थगित हो गए हैं कोरोना के चलते। इनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में होने वाले चुनाव में अब जनता के बजाय पार्षद ही नगर निगम का सभापति, चेयरमैन और महापौर को चुन सकेंगे। दोस्तों पहले क्या होता था, जब पार्षद के चुनाव होते थे तो उन्हीं के साथ जो है महापौर के लिए भी या चेयरमैन के लिए भी आप लोग वोट डाला करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नगर निगम के जो पार्षद चुन के आएंगे वह अपना महापौर या सभापति या चेयरमैन खुद ही चुन लेंगे।
अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाँ, मैं आपको ये और बता दूं कि हमारे यहाँ 196 अब स्थानीय निकाय हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि 3 नगर निगम और बने हैं, यानी 10 मेयर बनेंगे, 34 सभापति बनेंगे, 150 हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे जिन्हें हम चेयरमैन कहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कुल संख्या जो बढ़ के हमारे 196 हो गई है। अगला हम लोग देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। दोस्तों आप चाहे एमपी का चुनाव लड़ें, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ें, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ें, इन सभी के लिए जो एक अमाउंट होता है, जो आप अपने प्रचार प्रसार में जो अमाउंट खर्च करते हैं वो निर्धारित होता है, यानी आप उस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एमपी के लिए जो अमाउंट है वो 70 लाख है, एमएलए के लिए वो 28 लाख है। इसी तरीके से जो पार्षद के लिए है वो अब 2.5 लाख रुपए कर दिया है इससे पहले, और इसके साथ ही जो नगर पालिका के लिए 1.5 लाख कर दिया है। तो ये जो है अमाउंट, ये जो है आप याद रख लीजिएगा कि जो नगर निगम में जो पार्षद के लिए जो चुनाव होते हैं उसके लिए जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए होगा। ठीक है। अगला हमारे पास दोस्तों ये है कि ये हमारी संस्था है सरदार पटेल आश्रम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ वेरियस ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, बिल्कुल नाम मात्र शुल्क पे। आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संस्था से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।